Hello students, welcome to an academy. Myself Avinash Saini, and in our ongoing series of most expected question for J Advanced 2025, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर कैपेसिटर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ प्लेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं जिनके बीच में सेपरेशन आपको गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो भी प्लेट्स यहाँ पर गिवन है इन प्लेट्स को पहले आप मार्क कर लीजिए। ये मान लीजिए 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखो सबसे पहले वाले प्लेट के फेस 1 के सामने आगे कोई प्लेट नहीं है तो वो कोई कैपेसिटर नहीं बनाएगा और 12 कोई कैपेसिटर नहीं बनाएगा और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो पहले हम इसका सिंपल डायग्राम बनाएंगे और ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने कैपेसिटर यहां पर बन रहे हैं और वो किस तरीके से सर्किट में अरेंज्ड है, कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। तो देखो इसका सिंपल सर्किट कैसे बनेगा। ए से स्टार्ट करते हैं, दिस इज पॉइंट ए। और अब अगर आप देखें क्वेश्चन में तो ए से के दो फेस हैं, एक फेस नंबर 3 है और एक फेस नंबर 4 है। 3 के सामने फेस 2 है और 4 के सामने फेस 5 है। ए किसी और प्लेट से कनेक्टेड नहीं है। तो देखो ए के दो फेस बना दिए जाएंगे, इस तरफ ये मैंने 3 कंसीडर किया और इस तरफ प्लेट नंबर 4। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ए के दो फेस हैं 3 एंड 4। 3 के सामने फेस 2 है तो 3 के सामने फेस 2, राइट। अब 4 के सामने देखिए क्या है, 4 के सामने फेस नंबर 5 है तो 4 के सामने फेस नंबर 5। और फिर यहां पर क्विकली आप ये भी देखो कि 2 और 3 के बीच में जो सेपरेशन है वो d के बराबर है। तो इस वाले कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस होगा वो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होगा, राइट। और यहां जो 8 और 9 वाला है बाकी सबका एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ही होगा, लेकिन यहां सेपरेशन 2d है तो इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d। मतलब ये बन जाएगा, अगर वो c लिखा है मैंने तो ये c बाई 2 होगा। ये हमें ध्यान रखना होगा उस टाइम पर। या आप ये भी कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a बाई डी 7 है तो ये अगर 7 माइक्रोफैरड है तो ये वाला बन जाएगा 7 बाय 2 माइक्रोफैरड। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब देखो जो 2 वाला प्लेट है वो इधर 9 से कनेक्टेड है, 9 और 10 से। और जो 4 वाला प्लेट है उसके सामने 5 था और 5 फिर 6 से कनेक्टेड है, 6 के सामने 7 है। और फिर ध्यान से देखिए जो ये 5 और 6 वाला प्लेट है ये बी से भी कनेक्टेड है। तो अगर मैं 4 के सामने देखता हूं 5 तो 4 के सामने 5 आया और 5 के साथ फिर यहां पर प्लेट नंबर 6 है। ये दोनों एक ही प्लेट के फेस है। अब इन दोनों से कनेक्टेड वो कौन सा है, बी वाला था। तो वो 5, 6 और बी ये आपस में कनेक्टेड है 11 वाला। तो बी को मैं यहां से ले जाता हूं, ये फेस नंबर 11 हो गया, राइट। ओके अब देखिए आप जो 2 था, 2 किससे कनेक्टेड था, 9 और 10 से। अच्छा यहाँ 6 के सामने 7 है और 7, 8 सेम प्लेट है तो 6 के सामने 7 और 7 और 8 आपस में कनेक्टेड है, राइट। फिर 8 के सामने 9 है और 9 और 10 दोनों सेम है तो 8 के सामने आ जाएगा 9 और 9 से कनेक्टेड है 10 और 10 किसके सामने है, 10 11 के सामने है। और अगर आप फिर अगेन ध्यान से देखें इसमें कि ये जो 9 और 10 थे
वो प्लेट नंबर 1 से भी कनेक्टेड थे, मतलब इसके सेकंड वाले फेज से भी कनेक्टेड थे। तो भाई अगर मैं प्लेट नंबर 2 देखूं, प्लेट नंबर 2 यहां से ये इस पर कनेक्टेड हो गया, ठीक, और फिर यहीं से एक फेस और आएगा, ये 10 वाला भी कनेक्टेड हो गया, ये 10 हुआ, और यहां कहीं वो बी पॉइंट है। तो आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। अब देख लेते हैं किस किस का कैपेसिटेंस सी है और किसका सी बाई 2 है। तो देखो सी बाई 2 कौन सा था, जो 8 और 9 वाला था, बाकी सब कैपेसिटर सी बनेंगे। तो ये कैपेसिटेंस इसका सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, लेकिन 7, 8 और 9 वाला वो सी बाई 2 है। तो ये कैपेसिटेंस हो गया सी बाई 2 और ये भी कैपेसिटेंस सी। अब आपको देखना है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो अगर आप ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे इजिली समझने के लिए, अगर यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी तो यहाँ से जो भी चार्ज जाएगा वो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वो चार्ज दो पार्ट में डिवाइड होगा, इसके बाद फिर यहां पर चार्ज आएगा। तो देखो ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज में, और उनके साथ ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो इन सब को, इन तीनों को हटाकर हम एक कैपेसिटर बना सकते हैं। ये C है और ये C बाई 2 है, तो इन दोनों, ये दोनों सीरीज में है, तो 1 बाई सी प्लस 2 बाई सी, और ये बन जाएगा 3 बाई सी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी C बाई 3। C बाई 3 और C फिर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, प्लस C, दिस कम्स आउट टू बी 4C बाई 3। तो इस पूरे बॉक्स को हटाकर यहाँ एक लगाया जा सकता है 4C बाई 3। अब ये पूरे बॉक्स को मैं हटा रहा हूँ और इनकी जगह में एक कैपेसिटर लगा रहा हूँ 4C बाई 3। तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। ये पॉइंट ए था, ए से दो कैपेसिटर गए थे, ये कैपेसिटर C, ये कैपेसिटर C, और अब उस बी पॉइंट को मैं यहीं लिख देता हूँ, और इधर एक तीसरा कैपेसिटर आ गया 4C बाई 3। 4C बाई 3 और C वो आपस में सीरीज में हो गए और ये इनके साथ पैरेलल में हो गया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 बाई सी प्लस 3 बाई 4C, तो ये आ जाएगा 7 बाई 4C, दैट इज 4C बाई 7। 4C बाई 7 और C फिर किस में होंगे, पैरेलल में, तो इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे 4C बाई 7 प्लस C, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11C बाई 7। दिस इज 11C बाई 7। और क्वेश्चन में C की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी। C की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 7 माइक्रोफैरड, ये C था। तो आपको कैलकुलेट करना है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे 11 बाई 7, C की वैल्यू 7 है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 11 माइक्रोफैरड। तो जब भी बहुत सारे प्लेट्स एक साथ रखे होंगे, देयर विल बी अ स्टैक ऑफ प्लेट, तो हर प्लेट को आप नंबरिंग कर देंगे और फिर उसका सिंपल डायग्राम बनाएंगे कि कौन से फेस के सामने किस प्लेट का कौन सा फेस है, एंड देन फिर आप देखेंगे कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, और फिर अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिया जाएगा। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है कि भाई आपके पास एक सर्किट है और पहले find heat dissipated in the circuit after switch is opened, initially switch is closed। initially ये switch closed था, तो अगर ये स्विच क्लोज था, आप ये देखिए सर्किट में कितना चार्ज होगा। तो ये दोनों कैपेसिटर C और C किस कॉम्बिनेशन में हो गए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों का कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C। ये 2C इस C के साथ फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा 1 बाई सी प्लस 1 बाई 2C, दैट इज 3 बाई 2C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 2C बाई 3। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C बाई 3 आया तो यहां से चार्ज कितना फ्लो होगा, 2CV बाई 3। इस पर तो चार्ज 2CV बाई 3 आएगा, इन दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, CV बाई 3 एंड CV बाई 3। दिस इज द सिचुएशन व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब ये स्विच क्लोज्ड है तो ये सिचुएशन है। अब हमसे कहा गया कि जब ये स्विच ओपन कर दिया जाएगा तो सर्किट में क्या चेंज होगा, मतलब हीट कितनी डिसिपेट होगी।
अगर स्विच क्लोज करने के बाद बैटरी से कुछ चार्ज और फ्लो होता है या बैटरी के पास चार्ज वापस जाता है तो सर्किट में हीट तभी प्रोड्यूस होता है जब सर्किट में चार्ज फ्लो करता है। तो वही हमें चेक करना होगा। सो लेट अस चेक कि अब क्या होता है। देखिए, जब आपने सर्किट स्विच ओपन किया तो अब सिचुएशन ये बनी, यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी है और ये जो कैपेसिटर है ये तो सर्किट से अलग हो गया, इसमें तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, जितना था उसके पास उतना ही रहेगा CV/3। और दूसरा कैपेसिटर इधर है, इस पर चार्ज था 2CV/3, इस पर चार्ज था CV/3। लेट्स से बैटरी से एडिशनल चार्ज Q फ्लो हुआ तो यहाँ चार्ज आ गया 2CV/3 प्लस Q और ये आ गया CV/3 प्लस Q। अब इस सर्किट में अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो देखो यहाँ पोटेंशियल गेन हुआ, ये V बन गया, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा -2CV/3 प्लस Q, टू CV/3 प्लस Q डिवाइडेड बाई C, इतना पोटेंशियल ड्रॉप। इसके आगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा -CV/3 प्लस Q डिवाइडेड बाई C इक्वल टू 0। अब इन टर्म्स को अगर आप अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा V माइनस 2V/3 प्लस Q/C माइनस, अच्छा यहाँ 2 नहीं है, ये CV/3 है, ये बनेगा V/3 माइनस Q/C इक्वल टू 0। 2V/3 एंड V/3, ये V बन गया तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया एंड चार्ज फ्लोन इन द सर्किट इज 0। तो स्विच क्लोज करने के बाद सर्किट में कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ। इफ देयर इज नो चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट देन हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट विल बी 0। तो सर्किट में कोई हीट डिसिपेट नहीं होगा और इसका आंसर आ जाएगा डी, दैट इज 0। तो जहां भी कैपेसिटर सर्किट आपको गिवन होगा और वहां पर कोई स्विच गिवन है, स्विच ओपन किया या स्विच क्लोज किया और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्किट में हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या उस स्विच के क्लोज या ओपन करने के बाद सर्किट में कोई चार्ज फ्लो हुआ है। अगर चार्ज उसके बाद नहीं फ्लो होता है तो सर्किट में हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ज शेयरिंग पर बेस्ड है। यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर गिवन है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल 150 वोल्ट तक चार्ज किया गया, 2 माइक्रोफैरड है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर को आपने चार्ज कितना दे रखा है, 300 माइक्रोकूलम। ये 120 वोल्ट तक चार्ज किया गया, इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है। तो इस कैपेसिटर को आपने चार्ज कितना गिवन है, 360 माइक्रोकूलम। और फिर ये ऊपर वाला कैपेसिटर लाकर यहाँ सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाता है। तो फिर हमें बताना है कि हर एक कैपेसिटर पर कितना कितना चार्ज होगा। बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, वो सभी का मैं हिंट दूंगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन गिवन भी हैं, चार्ज 1.5 पर कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड पर कितना चार्ज बचा होगा, चार्ज किधर फ्लो होगा, ए से लेफ्ट की तरफ फ्लो होगा या राइट की तरफ फ्लो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपने यहाँ पर वो कैपेसिटर लगाया जिसका कैपेसिटेंस 1.5 माइक्रोफैरड है, एक कैपेसिटर इधर था जिसका प्लेट किस तरीके से बनाया वो देख लेते हैं। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, इसमें अपर नेगेटिव लोअर पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस पर चार्ज था 300 माइक्रोकूलम और जो इधर वाला कैपेसिटर है इस पर चार्ज था 360 माइक्रोकूलम। तो लेट्स से सर्किट में अब देखिए अपर प्लेट नेगेटिव लोअर पॉजिटिव, लोअर नेगेटिव अपर पॉजिटिव, एक ही सेंस में है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर इससे Q चार्ज फ्लो हुआ तो यहां पर चार्ज कितना रह गया, 360 माइनस Q। इस पर कितना हो गया, 300 माइनस Q, Q चार्ज फ्लो हुआ और इस पर चार्ज आ गया Q, ये पॉजिटिव प्लेट। फिर इस सर्किट में आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो, नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। तो अगर आप अपर प्लेट पर देखें पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप माइनस Q अपॉन 1.5, 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा पोटेंशियल गेन होगा, ये होगा 360 माइनस Q और इसका कैपेसिटेंस था 3 माइक्रोफैरड। इधर पोटेंशियल गेन होगा अगेन प्लस 300 माइनस Q और इसका कैपेसिटेंस आई थिंक 2 माइक्रोफैरड था, इनका सम 0। अब इन सभी टर्म को अगर आप अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा -2Q/3
माइनस क्यू बाई 3 माइनस क्यू बाई 2, ये आ जाएगा प्लस 120, यहाँ पर आएगा प्लस 150 इक्वस टू 0, 120 प्लस 150। तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, ये माइनस क्यू बनेगा, माइनस क्यू और ये क्यू बाई 2, तो ये बना 3q/2 एंड दिस इज इक्वस टू 270। तो ये q की वैल्यू आ गई 180 माइक्रो कूलम। Q हमने सॉल्व कर लिया कि सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो Q की वैल्यू आ गई 180 माइक्रो कूलम। और इस कैपेसिटर पर तो चार्ज 180 ही बन गया। यहां वाले कैपेसिटर पर चार्ज 360 था, इसमें से 180 निकल गया, तो इस कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज 180 माइक्रो कूलम रह गया। इस कैपेसिटर पर 300 था और यहां पर बच जाएगा 120 माइक्रो कूलम। फर्दर आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि बताओ सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनिशियली इन दोनों पर चार्ज था, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी आप सॉल्व कर लो, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भरी हुई है, जिसका फॉर्मूला होता है q²/2c। दोनों की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करो और फिर तीनों की फाइनल कैलकुलेट करो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट गिव यू द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट आफ्टर द सर्किट इज कंप्लीटेड। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे? 1.5 पर 180 माइक्रो कूलम चार्ज है, ए सही होगा, और 2 इस पर 120 था, ये भी सही होगा, और चार्ज फ्लो हुआ है राइट टू लेफ्ट। देख लीजिए आप, सर्किट में ऐसे ही बनाया था हमने कि यहां से चार्ज फ्लो हुआ तो राइट से लेफ्ट फ्लो हो रहा है। ए बी सी आर द करेक्ट आंसर। तो जहां पर अलग अलग कैपेसिटर होंगे और एक कैपेसिटर को या दो को चार्ज दिया गया और फिर चार्ज शेयरिंग कैसे होगा, वहां इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। और आप ये भी देख सकते हैं, पहले इस प्लेट पर -360 था तो इस पर +360 था, यहाँ वाले पर -300 था तो इधर वाले पर +300 था। अब इस वाले पर +180 रह गया है और यहाँ वाले पर -120 रह गया है। तो इन दोनों प्लेट्स का चार्ज अभी भी कंजर्व है। पहले देखो 360 माइनस 300 60 माइक्रो कूलम था, अभी भी 180 माइनस 120 अभी भी 60 माइक्रो कूलम भी है। लेकिन वो दो कैपेसिटर वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा जो आपने पढ़ रखा होगा कि पोटेंशियल बन गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। वो केवल 2 कैपेसिटर के लिए एप्लीकेबल होता है, 2 से ज्यादा होते हैं तो फिर हमें पूरा किरचॉफ लॉ अप्लाई करके तब कैलकुलेट करना होता है। राइट, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने एक ऐसा बैलेंस बनाया, एक तराजू बना हुआ है जिसको हमने कैपेसिटर बैलेंस नाम दिया है। इस कैपेसिटर बैलेंस में यहां पर एक मास लगा हुआ है, प्लेट एरिया ए गिवन है, डिस्टेंस डी है। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द प्लेट बैलेंसेस द वेट ऑफ हैंगिंग मास। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इस मास को बैलेंस कर रहा है। तो हमें बताना है कि ये जो मास है कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि भाई अगर इस वक्त ये दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, इसका वेट नीचे की तरफ mg है और यहां पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा F। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये आपको इतना पता होना चाहिए, अगर इस प्लेट पर चार्ज Q है, इस प्लेट पर चार्ज Q है, तो किसी एक प्लेट के कारण अगर दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जिस E की वैल्यू होती है Q/ε0A, तो एक प्लेट के कारण फील्ड इसका आधा होगा। एक प्लेट के कारण जो फील्ड होगा E डैश, दैट विल बी Q/2ε0A, और ये वाली फील्ड दूसरी फील्ड पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अप्लाई कर रही होगी। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इक्वस टू Q इंटू E डैश एंड दैट इज Q²/2ε0A। और Q की वैल्यू क्या होगी, Q विल बी इक्वस टू C इंटू V नॉट, और C कितना हो जाएगा ε0A/d इंटू V नॉट। तो ये वैल्यू अगर आप यहां पुट कर देंगे तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स वो बन जाएगा ε0² A इंटू d² इंटू V0²। ये टर्म कैंसिल हो गए तो फोर्स की वैल्यू आ गई ε0A V0²/2d, और ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg को।
अब आपको ये चेक करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, तो अगर इस प्लेट को आप थोड़ा सा नीचे ले आओ तो डी की वैल्यू डिक्रीज होगी, डी डिक्रीज होगा तो यहां पर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये फोर्स इंक्रीज हुआ तो ये प्लेट तो वापस नीचे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जाएगी, और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने पर अगर वो अपनी पोजीशन को अचीव करने की कोशिश नहीं करता है, देन इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट स्टेबल। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। फिर हमें ये कैलकुलेट करना था कि वी नोट कितना होगा, तो वी नोट यहां से ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। देखो वी नोट की वैल्यू आ गई ना, ये डी स्क्वायर था तो वी नोट आ गया अंडर रूट 2mg डी स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए। लेट अस चेक कि इधर क्या दिया हुआ है, तो डी बाहर लिया है 2mg बाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो इसके ये बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में लिखा है कि मास एसएचएम करेगा, तो वो पहले ही डिस्कार्ड हो चुका है, बिकॉज एसएचएम स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होता है, अनस्टेबल पर नहीं होता। सो आई एम श्योर कि ये भी क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैपेसिटर का है, और इस कैपेसिटर में गिवन है इसमें 3 डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं अलग अलग। इन तीनों डाइलेक्ट्रिक में हमें ये कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या क्या है, और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। सो देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक K, 6K एंड 3K। तो K में जो एनर्जी होगी उसको उन्होंने कहा है, इसको 1 माना गया है, 6K को 2 माना गया है, और 3K को 3 माना गया है। पहले वाले का अगर आप कैपेसिटेंस लिखें C1, तो देखो आधा में भरा हुआ है, प्लेट एरिया आधे का A गिवन है, टोटल 2A, सेपरेशन D है, तो इसका कैपेसिटेंस बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट KA बाई डी। जो दूसरा है सेकंड वाला C2 की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट 6KA बाई डी बाई 2, एप्सिलॉन नॉट 6KA अपॉन डी बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी 12 एप्सिलॉन नॉट KA बाई डी। तीसरे वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3K है, तो C3 का वैल्यू आ जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट KA बाई डी। तो वो पहले वाले को अगर मैं C बोलता हूं, ये 12C होगा और ये वाला 6C होगा। तो यहां पर 3 कैपेसिटर हो गए, एक हो गया ये 1 और एक 2 और एक 3। अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये दोनों जो कैपेसिटर होंगे, इसका जब आप सिंपल डायग्राम बनाएंगे तो सिंपल डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर पोटेंशियल V नॉट और इधर एक कैपेसिटर C, इस तरफ कैपेसिटर आ जाएगा 12C और ये बन जाएगा 6C। 12C और 6C आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों का बन जाएगा 1/12C प्लस 1/6C, और ये हो जाएगा कितना बनेगा, यहाँ पर 12, 1 + 2 और 3/12C, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 4C। तो दो कैपेसिटर एक तरीके से पैरेलल में आ गए, C एंड 4C, और फिर इन दोनों का आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करेंगे तो 5C आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, KA बाई डी। तो एक पार्ट तो ये आंसर होगा। लेट अस चेक कि आंसर में क्या क्या है। हाँ, तो पहले पार्ट में दिया 5 एप्सिलॉन नॉट KA बाई डी। टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालना है आपको। टोटल एनर्जी यू हो जाएगा हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। C इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करो तो ये बनेगा 5 एप्सिलॉन नॉट KA बाई 2D इंटू वी स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट सही हो गया। सेकेंड पार्ट में चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो अब देखो, इसके प्लेट के बीच में सेपरेशन D है, यहां D/2 है, इधर भी D/2 है। वहां इस पूरे ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, V नॉट। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 वो होगा V नॉट बाई डी। इन दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो किस रेशियो में है,
2:1 के रेशियो में है। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V नॉट है, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो इन पर चार्ज सेम होगा, और अगर चार्ज सेम है तो सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। मतलब इस वाले को पोटेंशियल मिलेगा V नॉट बाई 3 और नीचे वाले को पोटेंशियल मिलेगा 2V नॉट बाई 3। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसको पोटेंशियल का शेयर कम मिलेगा, जिसका कैपेसिटेंस कम उसको पोटेंशियल का शेयर ज्यादा मिलेगा, बिकॉज दोनों में चार्ज सेम फ्लो होना है, C इंटू V का प्रोडक्ट सेम रहना है। तो ऊपर वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 की वैल्यू बनेगी V नॉट बाई 3 अपॉन D बाई 2, तो ये बन जाएगा 2V नॉट बाई 3D। नीचे वाले में बनेगा E3 2V नॉट बाई 3 अपॉन D बाई 2, तो ये बन जाएगा 4V नॉट बाई 3D, और रेशियो कुछ ऐसा आ जाएगा 1:2, 2/3:4/3, तो ये आ जाएगा 3:2:4। इस रेशियो में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 3:2:4। ये आंसर भी सही है। फिर आगे आपको बताना है कि ये कितना होगा, U1 U2 U3 इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रेशियो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रेशियो आप कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है उसका आप लिख सकते हो हाफ CV²। जब आप U1 लिखोगे तो U1 तो यही होगा ना भाई, हाफ CV², और U2 आप लिखोगे तो बनेगा हाफ 12C, और पोटेंशियल उसको कितना मिला था V/3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, ये 6 आ गया, और यहां पर बनेगा 2CV²/3। जब थर्ड वाले में लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, वहां भी फॉर्मूला रहेगा हाफ CV², उसका कैपेसिटेंस 6C था, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप था 2V/3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 6 इंटू 4/2 इंटू 9 इंटू CV², ये 2 आ गया, यहाँ पर 2 और 3, तो ये बनेगा 4CV²/3। आई थिंक अगेन जो आप रेशियो लेंगे तो ये बनेगा 1/2 इस टू 2/3 इस टू 4/3, और आप 6 एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व करोगे तो आई होप कि रेशियो कुछ ऐसा आ जाएगा 3:4:8। लेट्स सी क्या ऑप्शंस हैं इसके, 3:4:8 ये भी सही होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम पहले सॉल्व कर चुके थे, ये भी सही आएगा। तो जहां एक कैपेसिटर के अंदर बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक भरे होंगे, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसमें से हर एक डाइलेक्ट्रिक को हम एक कैपेसिटर बना देंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर मिक्स कॉम्बिनेशन है, और फिर उसमें पोटेंशियल ड्रॉप, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। आप इन सब पर चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी ये सिंपल डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच है। देखो पहले अलग तरीके से भरा गया था, अब अलग तरीके से भरा गया। अब ऊपर दो डाइलेक्ट्रिक है K1 K2, और ये नीचे K3 भरा हुआ है। तो इस डायग्राम को अगर मैं आगे बनाता हूं, ये डायग्राम कुछ ऐसा है। यहां पर ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, और इन प्लेट्स के बीच में आपने क्या किया, ऊपर आधे पार्ट में ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक भर दिए K1 एंड K2, और इसमें एक भरा हुआ है K3। आई होप कि K1 K2 K3 का वैल्यू भी हमें गिवन होगा। K1 is 3, K2 is 5, K3 is 2। तो इसकी वैल्यू 3 है, ये 5 है, और ये 2 है। लेट अस चेक, यही है क्या, 3 5 2, राइट। अब इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि ये कैपेसिटर बन गया C1, ये बन गया C2, और ये बन गया C3, और गलती ये करते हैं कि वो C1 C2 को पैरेलल में मान लेते हैं, इसको आगे सीरीज में, जबकि ऐसा नहीं है। इन दोनों में यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम नहीं होगा, बिकॉज जो आगे वाला कैपेसिटर है वो पूरे में भरा हुआ है। तो इसको आपको क्या करना होगा, इससे ऐसे K3 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इस तरफ वाले को आप C3 बना दो, इधर वाले को C4। अब ये चार कैपेसिटर बन गए।
यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, लेकिन इस पार्ट में आप नहीं कह सकते कि दोनों तरफ सेम होगा। तो अब कैपेसिटर कुछ ऐसे बन जाएंगे, ये C1, इधर इसके नीचे C3, फिर आगे C2 और इसके आगे फिर C4, और यहां बैटरी लगी जिसका पोटेंशियल V है। वो 4 कैपेसिटर बन गए, जिसमें से अब डिस्टेंस वगैरह अगर आप देखो तो प्लेट एरिया, आधे का एरिया A/2 है, आधे आधे में भरा हुआ है, और डिस्टेंस भी D/2 है। तो जो C1 होगा, C1 की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट K हो गया 3 A/2 अपॉन D/2, तो वो तो अपने आप ही कैंसिल हो गए। C2 की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट 5 A/2 अपॉन D/2, फिर से कैंसिल हो गया। C3 की वैल्यू आएगी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 था, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, और C4 भी यही होगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब C1 C3 पैरेलल में, इन दोनों का आप डायरेक्ट ऐड करोगे C1 और C3 को, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो गए तो C1 प्लस C3 ये बन गया 5 एप्सिलॉन नॉट A/D। C2 प्लस C4 ये बनेगा, नहीं ये सीरीज में है भाई, सॉरी ये सीरीज में, तो इसको मैं लिख सकता हूं ये 3C है, तो ये 5C है, ये 2C है, और ये भी 2C। 3C एंड 2C आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बनेगा 1/3C प्लस 1/2C, जो आ जाएगा 6C/5। C2 और C4 सीरीज में, तो इन दोनों का बनेगा ये आएगा 1/5C प्लस 1/2C, यहाँ नीचे 10C एलसीएम आ गया, 2 + 5, तो ये बनेगा 10C/7, और फिर डायरेक्ट ऐड कर दो 6C/5 प्लस 10C/7, तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। आई होप कि ये वाला पार्ट कैलकुलेशन का वो आप कर लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करोगे तो यहां दोनों ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, लेकिन जब आप C1 C2 को कंपेयर करोगे कि किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो देखिए C1 और C3 इन दोनों के कैपेसिटेंस का रेशियो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं इसको। ये C1, ये C3, इसके आगे लगा हुआ है C2 और फिर C4। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V। C1 की वैल्यू है 3C, C2 की वैल्यू है 2C, इसकी वैल्यू है 5C, और ये है 2C। तो यहां पर कैपेसिटेंस का रेशियो 3:2 है, तो पोटेंशियल का रेशियो 2:3 होगा। तो जो हमारा ये वाला कैपेसिटर है, इसको पोटेंशियल मिलेगा 2V/5, इसको मिलेगा 3V/5। यहाँ कैपेसिटेंस का रेशियो 5:2 है, तो पोटेंशियल का रेशियो 2:5 होगा, तो इधर बनेगा 2V/7 और यहां पर बनेगा 5V/7। दोनों के प्लेट के बीच में सेपरेशन सेम है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन K1 इज मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन K2। लेट अस चेक कि ऐसा आएगा या नहीं। K1 का मतलब C1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2V/5, और C2 में कितना है 2V/7। तो C1 को पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिला, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये ऑप्शन बी सही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लेफ्ट हाफ ऑफ K3 इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट हाफ ऑफ K3। K3 में अगर हम देखें, K3 का मतलब C3 और C4 को कंपेयर करना है, तो C3 और C4 में यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप था 3/5 और यहां है 5/3, तो 5/3 इज ग्रेटर देन 3/5, तो राइट वाले हाफ में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और लेफ्ट वाले हाफ में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ड्रॉप, चार्ज सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन
यहां पर ये ध्यान रखना कि जब डाइलेक्ट्रिक कुछ इस टाइप से भरा होगा तो ये दोनों कैपेसिटर C1 C2 को पैरेलल में और आगे इसको सीरीज में नहीं करना है, बिकॉज इसके अपर हाफ में दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, दोनों तरफ अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें हम वैसे कर पाए थे क्योंकि उसमें डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसे भरा हुआ था, यहां दो पार्ट। सो आई एम श्योर कि अब आपको ये वाला क्वेश्चन भी दोनों क्लियर हो गए होंगे, कब उनको सीरीज पैरेलल बनाना है और कब एक डाइलेक्ट्रिक के दो पार्ट करके 4 कैपेसिटर बना देने हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द स्विच एस ओपन फॉर द लॉन्ग टाइम। इसको बहुत ज्यादा टाइम तक ओपन रखा गया है, तो पहले ऑलरेडी ये सिस्टम स्टडी स्टेट में है। अगर स्विच ओपन है तो आप देख पा रहे हैं सारे के सारे कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर सारे सीरीज में है तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1/2C प्लस 1/2C 1/C हो गया, प्लस 1/C प्लस 1/C, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C/3। तो बैटरी से पहले कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, CV/3, राइट। नाउ द स्विच इज क्लोज्ड। अब स्विच को क्लोज कर दिया गया। स्विच को जैसे ही क्लोज किया ये दोनों कैपेसिटर तो शॉर्ट सर्किट हो गए, तो इन पर तो जो बैटरी से चार्ज CV/3 फ्लो हुआ था इन पर तो वो CV/3 रह गया, और वो दोनों कैपेसिटर फिर सीरीज में आ गए बैटरी के साथ। केवल अब यही वाला सर्किट इफेक्टिव रहा। तो अगर वो दोनों सीरीज में आ गए तो C और 2C का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन गया 2C/3। तो अब बैटरी इन दोनों पर चार्ज कितना है, 2CV/3, यहां पर भी है 2CV/3। पहले ऑलरेडी चार्ज कितना था इनके पास, CV/3 था, तो बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 2CV/3 माइनस CV/3 एंड आंसर इज CV/3। चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम Y टू X, फ्रॉम Y एंड X, इनके बीच में चार्ज फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू CV/3 होगी, और वो चार्ज X से Y की तरफ फ्लो होगा। वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी होता है, उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होता है और यहाँ भी। वर्क डन बाय बैटरी इज चार्ज गिवन बाय बैटरी इनटू EMF ऑफ बैटरी। तो बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया, CV/3, और EMF कितना V, तो बैटरी ने कितना वर्क किया, CV²/3। इसमें यह पूछा जा सकता था कि स्विच क्लोज करने के बाद सर्किट में हीट कितना प्रोड्यूस हुआ। उसके लिए आपको क्या करना होता, पहले आप इनिशियल सब की पोटेंशियल सॉल्व करते, फिर फाइनल कैलकुलेट करते और ये देखते पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ। इन केस अगर वो पूछ लिया जाए तो हीट प्रोड्यूस्ड आप ऐसे निकालेंगे, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर का सॉल्व करना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा, वो चेंज इन पोटेंशियल आएगा, और बैटरी के वर्क में उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि सर्किट में हीट कितना फ्लो हुआ, राइट। आई एम श्योर कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि RC सर्किट पर बेस्ड है, जिसमें काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर 3 बैटरी लगी हुई है, बीच में एक कैपेसिटर है। हमें बताना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। फिर ये पूछा जा सकता है कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितनी होगी, मैनी थिंग्स यू कैन फाइंड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो पहले वाली बैटरी है और ये वाली बैटरी, ये दोनों आपस में पैरेलल में है ना, तो इन दोनों को मिलाकर आप एक अलग बैटरी बना सकते हैं। उसका जो EMF होगा वो होगा V/R प्लस 2V/2R अपॉन 1/R प्लस 1/2R, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन R1/R1 प्लस 1/R2। तो ये ऊपर तो बन गया 2V/R, भाई ये भी V/R है, ये भी V/R है, और 1/R प्लस 1/2R, ये वैल्यू आ गई 3R/2। तो 3R/2 होगा ना, तो R कैंसिल हो गया और ये आ गया 4V/3। इन दोनों को हटा कर एक बैटरी लगा सकते हैं जिसका पोटेंशियल 4V/3 के बराबर है, राइट। ओके, अब आप ये कह सकते हो कि इनका जो R इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों का R इक्विवेलेंट ये हमने सॉल्व कर ही लिया था 3R/2, ठीक है।
तो अब नया सर्किट हम ये बना सकते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जिसका EMF 4V/3 है, जिसका रेजिस्टेंस 3R/2 है। 3R/2 था या 2R/3 था? नहीं, 2R/3 आएगा। यहाँ पर 3/2 आ रही है, तो R कैंसिल हो गया, तो ये 2R/3 है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक था थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा 2R/3। और फिर एक बैटरी लगी है जिसका पोटेंशियल है V, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटेंस C। सर्किट स्टेडी स्टेट में, जब सर्किट स्टेडी स्टेट में होता है कैपेसिटर सर्किट, तो जो कैपेसिटर होता है, जो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसे तो कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो पूरे सर्किट में अगर आप देखो तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल गेन कितना, 4V/3, और यहाँ V ड्रॉप हो गया, तो इसे कितना मिला होगा, V/3। आई होप कि ऑप्शन इसमें गिवन होंगे। यस, V/3 होगा। V की वैल्यू 9 है तो 9/3 3 आ जाएगा। एक और तरीके से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आप, कि जो बैटरी यहां पर लगी हुई है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक और बैटरी लगी हुई है, रजिस्टर है आगे, ये V और R, ये V और C, ये 2V और 2R। तो जिस टाइम पर स्टेडी स्टेट आता है, कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होता, करंट केवल बाहर बाहर फ्लो हो रही होगी ना। और जो बाहर बाहर करंट फ्लो होगी, तो अगर आप देखें ऐसे अगर करंट फ्लो हो रही है, इनफैक्ट इस बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, यूं फ्लो होगा, इसका पोटेंशियल V, 2V उसका V, दोनों अपोजिट में, तो नेट पोटेंशियल V हो गया, और रेजिस्टेंस आ गया 3R, तो करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, V/3R। अगर करंट V/3R फ्लो हो रही है, सो फिर देखो इस अपर ब्रांच में अगर A से B तक आप जाओ, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना, V/3, और इधर हुआ V, फिर उतना ही यहाँ V गेन हो गया, तो इस ऊपर वाले ब्रांच में अगर आप घूमोगे तो यहां पर भी V/3 का ही गेन होना पड़ेगा, ताकि जितना ऊपर वाले ब्रांच में डिफरेंस था उतना ही नीचे वाले में आए। यहाँ V/3 और V है, तो ये V ऑलरेडी बैलेंस हो गया, इसके अक्रॉस V/3 बचा। अब आप चार्ज ही बता सकते हो, कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, दैट इज CV/3। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, हाफ C इंटू V/3 का होल स्क्वायर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, V/3 इंटू D। यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग नाउ। अगर आपने सॉल्व कर लिया कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट 0 है, तो फिर सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। और ये ध्यान रखिएगा, जब सर्किट में रजिस्टर होंगे, कैपेसिटर होंगे, और ये नहीं लिखा हुआ किस टाइम पर सॉल्व करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो स्टडी स्टेट में ही सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऊपर 18 वोल्ट है, नीचे 0 है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर एक तरीके से 18 वोल्ट की एक बैटरी लग गई है, पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट हो गया। आपसे पूछा जा रहा है द चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच व्हेन इट इज क्लोज। अगर इस स्विच को आप क्लोज कर दें तो इससे कितना चार्ज फ्लो होगा। अगेन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि किस टाइम पर बताना है, तो आपको ये मानना है कि स्विच ओपन था तब सर्किट स्टेडी स्टेट में था, क्लोज करने के बाद ही फाइनली स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। तो जब स्विच ओपन था उस टाइम पर देखो इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 18 वोल्ट, और इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बन गया, 2 माइक्रोफैरड। तो यहां चार्ज कितना रहा होगा, 36 माइक्रोकूलम रहा होगा ना, इस पर प्लस इस पर माइनस, यहां भी रहा होगा 36 माइक्रोकूलम प्लस एंड माइनस। अब जब आप स्विच क्लोज कर देंगे तो स्विच क्लोज करने के बाद सिनेरियो क्या बनेगा, यहां एक रेजिस्टेंस होगा 6 ओम का, इधर कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरड का, स्विच क्लोज हो गया, और फिर इधर 3 ओम का रजिस्टर और इधर 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और ये बैटरी लगी हुई है 18 वोल्ट की। अब जब फिर से ये स्टेडी स्टेट में आएगा तो इन दोनों कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, तो करंट इधर से जा रही होगी। इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, मिलाकर 9, और 18 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। तो इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 12 वोल्ट, तो यहां भी 12 वोल्ट होगा।
अब 6 माइक्रोफेराड वाले को चार्ज कितना मिलेगा, 12 इंटू 6 दैट इज 72 माइक्रोकुलाम, इधर -72 इधर +72। आगे होगा 3 वोल्ट का ड्रॉप, तो यहां पर चार्ज आएगा +9 माइक्रोकुलाम और इधर -9 माइक्रोकुलाम। हमें ये बताना है स्विच से कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो आप देखिए पहले इस प्लेट पर चार्ज कितना था, -36, अब वहां कितना आ गया, -72। तो 36 माइक्रोकुलाम का इंक्रीज तो यहां पर हुआ, तो 36 तो उस प्लेट को मिला। ये वाले प्लेट पर 36 था, अब कितना रह गया, 9। तो इसमें कितने का चेंज हुआ, 36 से वो कितना बच गया, नहीं 9 नहीं बचा भाई, इसमें 2 एम्पियर करंट था ना, तो ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल था और ये 18 आएगा, 18, 3 इंटू 6 18। तो 36 से 18 रह गया, तो वहां पर 18 और चेंज हुआ। तो जो चार्ज चेंज हुआ है वो स्विच के थ्रू फ्लो होकर गया होगा, क्योंकि उन प्लेस पर चार्ज चेंज हुआ। तो टोटल जो चार्ज फ्लो हुआ कितना हो गया, 54 माइक्रोकुलाम। आपको बताना है 6 इंटू क्यू माइक्रोकुलाम, तो 6 इंटू क्यू माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम और 6 और आंसर आ जाएगा 9। यस, तो 9 माइक्रोकुलाम इसका आंसर होगा। लेकिन जो चार्ज फ्लो हुआ है वो टोटल 54 माइक्रोकुलाम फ्लो हुआ है। वो कैसे सॉल्व करना है, इस वायर से जो दोनों प्लेट्स कनेक्टेड है, इन प्लेट्स के इनिशियल और फाइनल चार्जेज में कितना डिफरेंस है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। इस पर इनिशियल -36 था, फाइनल -72 है। इस पर इनिशियल 36 था, फाइनल 18 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ 36 हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल ये 18 हुआ, दोनों निगेटिव निगेटिव हुए, दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कैपेसिटर बना हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर विद डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो आपको बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना होगा हमें, मतलब ये कुछ इस टाइप का है कि भाई ये एक प्लेट है, नीचे ऊपर एक प्लेट है, दोनों के बीच का सेपरेशन है d, और अगर आप x डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा k नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई डी। तो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल कर दिया गया है, तो आप समझ गए होंगे कि अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां से x डिस्टेंस ऊपर जाकर दो प्लेट ऐसी कंसिडर करेंगे जिनके बीच में थिकनेस हो गया dx। इसका जो कैपेसिटेंस होगा dc वो होगा एप्सिलॉन नॉट k a अपॉन dx। k की वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट k नॉट a इंटू 1 प्लस एक्स बाई डी डिवाइडेड बाई dx। इसके ऊपर एक और कैपेसिटर होगा ऐसा, उसके ऊपर एक और होगा, सारे एक के ऊपर एक रखे हैं, तो ये सारे किस कॉम्बिनेशन में हो गए, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कि सब में एक जैसा चार्ज फ्लो करेगा ना, ऐसे यहां से। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/c विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 दैट इज इंटीग्रेशन 1/dc। छोटी छोटी वैल्यू को ऐड करने का तरीका मतलब इंटीग्रेशन। तो ये आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट k नॉट a इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू d। अब इसके आगे वाला काम तो बहुत ही आसान है, ये इंटीग्रेशन आपने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 1/c इक्वल्स टू d अपॉन एप्सिलॉन नॉट k नॉट a ln 1 प्लस एक्स बाई डी एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू d। जब d रखोगे तो ln 2 बन जाएगा, तो 1/c बनेगा d ln 2 upon epsilon naught k naught a and equivalent capacitance will be epsilon naught k naught a upon d ln 2। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे कि इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। अब अगर वहां बैटरी लगा दी जाए तो चार्ज हो जाएगा C इंटू वी, चार्ज की वैल्यू C इंटू वी होगी, और हर पॉइंट पर कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो जो चार्ज डेंसिटी भी होगी वो वेरिएबल होती चली जाएगी। तो आई एम श्योर कि वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वन मोर क्वेश्चन, इसमें देखिए
चार कैपेसिटर है, 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसमें बताना है हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच व्हेन इट इज क्लोज्ड। तो मैं सिंपल डायग्राम बना देता हूं आगे आपके लिए। सिंपल डायग्राम कुछ ऐसा है, यहां पर 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, इधर 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, इसके बाद फिर स्विच ओपन है, आगे 1 माइक्रोफैरड, फिर 2 माइक्रोफैरड, और बैटरी इधर लगी हुई है जिसका पोटेंशियल है 24 माइक्रोफैरड। ऐसे 24 वोल्ट, ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव कम होते हैं, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, अच्छे से समझिएगा। हमें बताना है अगर जब ये स्विच क्लोज कर दिया जाएगा तो इससे चार्ज कितना फ्लो होगा। पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे जब स्विच ओपन है तो हर कैपेसिटर पर कितना चार्ज है। जब स्विच ओपन है तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में। ऊपर वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस 24 होगा, नीचे वाले में 24 होगा। नीचे वाली ब्रांच का कैपेसिटेंस अगर आप निकालो तो वो 1 + 1/2 करोगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 आएगा ना। तो इसमें चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा, 24 × 2/3, दैट इज 16 माइक्रोकूलम। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो कितना है, 1:2। तो 24 का जो पार्ट इन दोनों को मिलेगा वो 2:1 के रेशियो में मिलेगा। 24 को अगर 2:1 के रेशियो में डिवाइड करो आप तो एक तो आ जाएगा 2 × 24/3, ये बनेगा 16, और दूसरा आएगा 8। तो इसको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा 16 वोल्ट का, इसको मिलेगा 8 वोल्ट का। ऊपर उल्टा हो जाएगा, इसे 8 वोल्ट और इसे 16 वोल्ट। लेकिन अगर आप चार्ज देखें तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा 16 माइक्रोकूलम, इधर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव 16, यहाँ निगेटिव, यहाँ +16, यहाँ -16, यहाँ +16, यहाँ -16। ये सिचुएशन है बिफोर क्लोजिंग द स्विच। स्विच क्लोज करने पर क्या होगा, स्विच क्लोज करने पर ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं और इसी के साथ में स्विच क्लोज करने पर मैं डायग्राम बना रहा हूं ताकि दोनों डायग्राम को आप एक साथ कंपेयर कर पाएं, क्योंकि तभी बात बनेगी जब दोनों डायग्राम आप एक बार एक साथ कंपेयर कर पाएंगे। जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे, ये स्विच आपने क्लोज कर दिया तो अब वो जो ऊपर वाले दोनों हैं वो सीरीज में नहीं रहे, अब ये 2 और 1 पैरेलल में बन गया, वो 2 और 1 पैरेलल में बन गया, ये कैपेसिटेंस 3 हो गया, आगे वाला भी 3 हो गया, और इस 24 वोल्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप शेयर मिलेगा वो पहले वाले में भी 12 मिलेगा, इधर भी 12 मिलेगा। तो इस पर चार्ज होगा अब 24 -24, यहां होगा +12, यहां होगा -12, इस पर आएगा +12, इस पर -12, यहां +24 और यहां -24। तो अब हमें बताना है स्विच से कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो अगर आप देखें पहले इस प्लेट पर कितना चार्ज था, यहां पर 16 था, अब यहां कितना हो गया 24। अगर पहले 16 था अब 24 हुआ तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज और कितना मिला, 12 मिला ना। इसको एक्स्ट्रा चार्ज कितना मिला भाई, इस प्लेट पर पहले 16 माइक्रोकूलम चार्ज है, अब इस प्लेट पर कितना चार्ज है 24, 16 था 24 हो गया तो 8 माइक्रोकूलम चार्ज मिला। ऊपर वाले प्लेट पर देखें तो यहां पहले 16 था, अब यहां 12 रह गया, तो यहां कितना चेंज हुआ, यहां 4 का चेंज हुआ। तो इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, ऐसे नीचे की तरफ फ्लो हुआ होगा, नीचे की तरफ फ्लो होगा, बिकॉज यहां -16 से -24 हुआ, तो इसमें से चार्ज और निकल गया, तभी तो निगेटिव रह गया। इसमें से कितना निकला, ऐसे 8 निकला होगा, तो वो 8 इधर नीचे की तरफ फ्लो हुआ होगा, और 4 का डिस्टर्बेंस उधर हुआ है, यहाँ 16 से 12 रह गया, तो इधर से 8 गया, इधर से 4 गया, तो इधर कितना आ गया 12, और वो यहाँ जो 16 था इधर -16 था, तो इसमें से 4 इस तरफ आया होगा और 8 इस तरफ गया होगा, तो ये 16 से 24 हो गया और ये -16 से 12 हो गया। तो जो स्विच के थ्रू चार्ज फ्लो हुआ है वह 12 माइक्रोकूलम फ्लो हुआ है। ये वाले क्वेश्चन जेईई एडवांस वाले बड़े फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, पहले भी कई बार पूछा गया है। वहां एक बार मैंने रजिस्टर लगाया था, इस बार दोनों तरफ कैपेसिटर लगाया। तो इन क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं क्या था, दैट इज 12 माइक्रोकूलम।
आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जैसा आरसी सर्किट में आपने पढ़ा है तो जनरली वहां पर एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। ऐसे क्वेश्चन को आप अगर बेसिक किरचॉफ लॉ अप्लाई करके सॉल्व करना चाहोगे तो ये बड़ा लेंदी हो जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, उससे आप कैलकुलेट करना। हमें कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले आप ये सॉल्व करो कि कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। जब कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम होगा स्टडी स्टेट में, तब सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो चुका होगा, राइट। अगर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है उस टाइम पर स्टडी स्टेट में, तो जो भी करंट फ्लो हो रही है वो R1 और R2 में फ्लो हो रही है। R1 R2 की वैल्यू है 300, R1 R2 300 है, और तो ये दोनों मिलाकर कितना आ गया सीरीज में 600, और बैटरी का पोटेंशियल कितना गिवन है हमें 10 वोल्ट। तो यहां से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू आ गई 10/600, यही हुआ ना। अब आप ये बता सकते हैं कि इस ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ होगा। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा 10/600 इंटू 300 दैट इज 5 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 5 वोल्ट, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 0.1, तो कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा स्टडी स्टेट में दैट इज 0.5 माइक्रो कूलम। दिस इज मैक्सिमम चार्ज। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज सॉल्व करें, और मैक्सिमम चार्ज कहां आता है स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट को कैसे सॉल्व करना है, स्टडी स्टेट में जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो बाकी ब्रांच में करंट सॉल्व करो। जो कैपेसिटर के पैरेलल में रजिस्टर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस देखो, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर पर होगा, और चार्ज कैलकुलेट कर लो। अब किसी टी टाइम पर जो चार्ज होता है, चार्ज एट एनी टाइम टी होता है Q मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट यहां पर लिखा जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू सी, क्योंकि एक से ज्यादा रजिस्टर है। और जब R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा तो उसकी टेक्निक ये है, R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए जहां बैटरी लगी हुई है बैटरी को तो आप शॉर्ट सर्किट कर दो, तो यहां R1 था इसमें बैटरी से हटा दो, और जहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है उसे आप ऐसे ट्रीट करो कि जैसे ये कैपेसिटर ही बैटरी है। तो यू हैव टू फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को बैटरी के जैसा अगर ट्रीट करोगे, इसका पोटेंशियल अगर आप V मान लो, तो इससे करंट जा रही होगी, तो R1 R2 होंगे पैरेलल में और R3 होगा उनके सीरीज में। R1 R2 अगर पैरेलल में है तो देखिए R1 और R2 दोनों की वैल्यू सेम है, 300 है, और पैरेलल में है तो 150 बन गया। R3 यहां पर कितना है, R3 की वैल्यू है 50 है, 6R3 की वन है ना, 6R3 300 है, तो वो 50 बना। तो इसकी वैल्यू आएगी, ये दोनों को मिलाकर बन गया 150 और ये हो गया 50, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 200, और कैपेसिटेंस कितना गिवन है 0.1। अच्छा ये मेगा ओम था और ये माइक्रो फैराड था, ऐसे ही था ना, लेट अस चेक क्या था, हाँ ये मेगा ओम है और वो माइक्रो फैराड है, और इनको अगर आप दोनों यूनिट को कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी टाउ इक्वल्स टू 0.05, आई थिंक एक ही जीरो आएगा, 0.05। मतलब ये बनेगा 1/20, दिस इज 20 मेगा ओम इंटू माइक्रो फैराड, ऐसे सीधा सीधा लिख दिया, यूनिट कन्वर्जन बाद में कर लेंगे। और जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो चार्ज बन जाएगा 0.5 इंटू 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ, टाउ की वैल्यू आ गई 20 मेगा ओम इंटू माइक्रो फैराड, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सिंपल 20 रह गया,
ये भी 10 की पावर 6 है और 10 की पावर -6 है। दिस इज 10 की पावर 6, दिस इज 10 की पावर -6। तो किसी टी टाइम पर चार्ज आ गया 0.5 इंटू 1 माइनस ई की पावर 0.05 टी। दिस इज चार्ज एट एनी टाइम टी। आगे फिर और इसमें क्या सॉल्व करना था हमें, एक टर्म शायद और बताना था, एनर्जी इन द कैपेसिटर एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड। टी इक्वल टू 20 सेकेंड पर कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होगी, तो टी इक्वल टू 20 सेकेंड पर आप चार्ज कैलकुलेट कर लो कितना होगा। टी इक्वल टू 20 सेकेंड, टी इक्वल टू 20 सेकेंड का मतलब ये हुआ 20 सेकेंड तो टाइम कांस्टेंट है, और एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो जाता है, मैक्सिमम का 63%। तो 0.63 इंटू 0.5 आपको चार्ज मिल गया, और एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी Q²/2C। ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये रिजल्ट आप याद भी रखना, इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, वो टाइम जितने टाइम के बाद कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो चुका होता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए आर इक्विवेलेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो बैटरी को आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे और कैपेसिटर को एज अ बैटरी ट्रीट करेंगे और फिर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट पर थे, कैपेसिटर में यही मेन कंसेप्ट होते हैं जिन पर क्वेश्चन जे एडवांस में पूछे जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि वो कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली समझ में आए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप फिर से सॉल्व करके देखिएगा ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और जे एडवांस में अगर कैपेसिटर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएं। ओके,